अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकार ज़मान ह्यूमन हेल्थ के साथ आज नए टॉपिक के साथ हाज़िर है। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि मैं अपने इस चैनल पे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड और बायोकेमिस्ट्री और जितने भी हमारे मेडिकल की बुक्स हैं या उनकी जितने भी टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। अपडेटेड नॉलेज आपके साथ शेयर करेंगे, साइंटिफिक बेस्ड होगा, जेन्युइन होगा और इजी तरीके से, इजी फॉर्म में, कंसाइज तरीके से आपके साथ शेयर करूंगा। आज का हमारा जो विटामिन सीरीज़ का अगला टॉपिक है वो है विटामिन डी। हमने फैट सॉल्युबल विटामिन शुरू किए थे, उसमें विटामिन ए को डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 2 में। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन डी के बारे में बात करेंगे। फैट सॉल्युबल विटामिन्स में विटामिन डी, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि विटामिन डी का जो केमिकल नेम है वो है कैल्सिफेरॉल। दिस इज़ अ सनशाइन विटामिन। सनशाइन विटामिन, जैसे आपको मालूम है कि सूरज की रोशनी से हम विटामिन डी हासिल करते हैं और ये विटामिन डी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। विटामिन डी D3 की शक्ल में होता है और ये हमारे जिस्म में फिर एक्टिव शक्ल में कन्वर्ट होता है। टेक्निकली अगर बात की जाए तो विटामिन डी के जितने भी फंक्शंस हैं हमारे जिस्म में वो हार्मोनल फंक्शन है। विटामिन डी इज़ टेक्निकली अ हार्मोन। जदीद रिसर्च से साबित हो चुका है कि विटामिन डी अब विटामिन नहीं रहा, बल्कि इसके ज़्यादातर फंक्शंस जो है वो हार्मोन के हैं और अब ये हार्मोन बन चुका है। 95% ऑफ द पॉपुलेशन दे आर डेफिशिएंट इन विटामिन डी। पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूं कि विटामिन डी जो है ये हमारी पूरे मुल्क की, बल्कि पूरी वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में जितनी भी आबादी है 95% जो है रीसेंट स्टडी के मुताबिक उनमें विटामिन डी की कमी पाई जाती है। नॉर्मल जो हमारे पास विटामिन डी का लेवल होना चाहिए जिस्म में वो 40 से लेकर 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होना चाहिए। अगर 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होगा इट मीन्स कि विटामिन डी हमारे जिस्म में नॉर्मल लेवल से कम है, डेफिशिएंट है। और रिसेंटली पूरी दुनिया में जो कोविड का एक लहर आई थी उसमें वो लोग सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए थे जिनका विटामिन डी लेवल वो नॉर्मल लेवल से कम था। तो वो लोग सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए थे और जिन लोगों का विटामिन डी लेवल नॉर्मल रेंज में था तो उन लोगों को कोविड हुआ भी था, उसके बावजूद जो है वो सरवाइव कर गए और उनको ज़्यादा जो है तकलीफ़ नहीं हुई। नॉर्मल अगर हम देखें तो विटामिन डी जो है इंटरनेशनल यूनिट के एतबार से वो 10,000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। ये रिसेंट सजेस्टेड जो विटामिन डी की वैल्यू है, जो डोजेज है वो है 10,000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। अभी तक जो हमें पढ़ाया जाता रहा है उसके मुताबिक 400 से लेकर 600 इंटरनेशनल यूनिट्स। इट वाज ओल्ड कॉन्सेप्ट, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट था, अब नया कॉन्सेप्ट आ चुका है। अभी तक जितने भी मल्टीविटामिन थे, जितने भी सप्लीमेंट्स दिए जा रहे थे उसमें विटामिन डी की बहुत ही लो डोज दी जा रही थी, 400 टू 600 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे। ये बहुत ही कम थी और ये हमारी रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात थी उनको पूरा नहीं कर पा रही थी। 95% पॉपुलेशन दे आर डेफिशिएंट। अब ये इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है विटामिन डी क्योंकि हमारे जिस्म के जितने भी सिस्टम हैं उन सब पर जो है विटामिन डी के असरात होते हैं और उन सारे हमारे जिस्म की जितनी भी फिजियोलॉजी है, फंक्शन हैं, उन सब में विटामिन डी का बहुत अहम किरदार है। विटामिन डी जो है उसके जितने भी रिसेप्टर्स हैं, यानी जहाँ पर जाके विटामिन डी बाइंड होता है और अपना एक्शन शो करता है, वो तकरीबन नियरली तमाम हमारे जिस्म के जितने भी टिश्यूज़ हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, वहाँ सब मौजूद है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो फंक्शंस है वो है इम्यूनिटी। हमारे जिस्म का जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम है, डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट डिजीज़, बीमारियों के ख़िलाफ़ हमारे लड़ने की जो सलाहियत है, मज़ाहमत है, उसको इम्यूनिटी कहते हैं। तो ये इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर काम करता है। ख़ुसूसी तौर पर कोविड में जैसे मैंने पहले बताया कि वो लोग सर्वाइव कर गए थे जिनमें विटामिन डी का लेवल नॉर्मल था। इसी तरह कैंसर के लिहाज से नई रिसर्च इस पर हो रही है। कैंसर में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार है विटामिन डी का। जिन लोगों में विटामिन डी नॉर्मल लेवल में होता है तो उन लोगों को कैंसर होने के खदशात नॉर्मल, बाकी लोगों में जिनमें विटामिन डी का लेवल कम होता है होने के ख़तरात जो है वो
कम होते हैं जिनमें नॉर्मल होता है, और जिनमें कम होते हैं उनको कैंसर होने के खदशात ज़्यादा होते हैं। तो कैंसर प्रिवेंशन में भी बहुत ही अहम किरदार है विटामिन डी का। स्लीप एपनिया, जो लोग नींद के दौरान खराटे लेते हैं, 98% स्टडी के मुताबिक उनमें विटामिन डी की कमी होती है। अब आ जाते हैं इसकी डेफिशिएंसी के सिम्टम्स में। बच्चों में अगर ये डेफिशिएंट होगा तो उसमें बच्चों की जो हड्डियां होंगी वो सॉफ्ट होंगी, नरम होंगी और वो बेंड हो जाएंगी। इस कंडीशन को रिकेट्स कहते हैं। और बड़े लोगों में, बड़ी उम्र के लोगों में एक कंडीशन डेवलप होती है जिनमें उनकी हड्डियां सॉफ्ट हो जाती है, नरम हो जाती है और उनमें फ्रैक्चर होने के खतरात बहुत ज़्यादा होते हैं। उस कंडीशन को हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ये बहुत ही एक कॉमन बीमारी है, ख़ास तौर पर 40-45 साल के बाद जो है मर्दों और औरतों में होती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस की प्रिवेंशन में भी बहुत अहम किरदार है विटामिन डी का। अगर फ़र्ज़ करें इसका लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, विटामिन डी की टॉक्सिसिटी बहुत ही कम होती है, ज़्यादातर जो है ये टॉलरेबल होता है, यानी हमारा जिस्म उसको बर्दाश्त करता रहता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इसकी टॉक्सिसिटी डेवलप हो गई तो उसमें एक कंडीशन डेवलप होती है जिसको कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया। ब्लड में आपका जो कैल्शियम का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसकी वजह यह है कि विटामिन डी का जो असल फंक्शन है वो आपके खून के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करता है और उसके लेवल को मेंटेन रखता है। इसके साथ इम्यूनिटी में, जिस तरह पहले जिक्र किया जा चुका है, इसके अलावा आपके जिस्म के जितने भी सारे फंक्शंस हैं, हार्मोनल फंक्शंस हैं, मेल एंड फीमेल, उनको भी कंट्रोल करने में इसका बहुत अहम किरदार है। इसकी डेली डोजेस के बारे में मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा एक और बात नोट कर लें कि इसको कभी भी आप कैल्शियम के साथ ना लें। जिस तरह के आजकल जितने भी सप्लीमेंट्स हैं उसमें हमेशा कैल्शियम कार्बोनेट के साथ दिया जाता है। विटामिन डी जो है ये 20 टाइम्स कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। इसलिए विटामिन डी के साथ कैल्शियम सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी तक जितने भी डॉक्टर्स हैं वो नई रिसर्च के मुताबिक नहीं चल रहे, उनको चाहिए कि वो नई रिसर्च करें और लोगों को अपडेट करते रहें। कैल्शियम की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं पड़ती। अगर आप कैल्शियम साथ में देंगे तो टॉक्सिसिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमेशा विटामिन डी को विटामिन K2 के साथ लिया करें, विटामिन K2 के साथ। इस पर हमारा एक अलग लेक्चर भी होगा। विटामिन K जो है उसके दो टाइप्स हैं, विटामिन K1 और K2। K1 जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में किरदार अदा करता है और विटामिन K2 का किरदार जो है वो हार्ट में है, ब्लड की आर्टरीज में होता है और बोन्स में होता है। ये आर्टरीज में से एक्स्ट्रा कैल्शियम को उठा के बोन्स में जाके डिपॉजिट करता है। इस लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बेस्ट कम्बिनेशन जो है वो हमेशा विटामिन D3 के साथ विटामिन K2 को लेना चाहिए, क्योंकि ये जब आर्टरीज से कैल्शियम को उठा के बोन्स में डिपॉजिट करेगा तो उससे आर्टरीज में एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होगी, आर्टरीज जो है वो नैरो नहीं होंगी, हार्ट डिजीज़ प्रिवेंट होंगी, उससे बचाव हो सकेगा और उसके साथ साथ हड्डियाँ भी मजबूत होंगी। हमें अभी तक जो विटामिन डी का फंक्शन के बारे में बताया गया है शुरू से अभी तक, वो ये है कि ये बोन्स में किरदार अदा करता है और टीथ में, ये इसका है फंक्शन। लेकिन इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो इम्यूनिटी में है और बाकी जितने भी मैंने आपको बताया कि टेक्निकली एक हार्मोन है और हमारे जिस्म की जितने भी सिस्टम्स हैं उन सब पर इनका असर होता है। सोर्सेज के लिहाज से हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है, चीज़ यानी पनीर में होता है, कॉड लिवर ऑयल में पाया जाता है, फैटी फिश खुसूसी तौर पर सैल्मन जो फिश है उसमें विटामिन डी बहुत ज़्यादा कसरत से पाया जाता है, देसी अंडों में पाया जाता है और खुसूसी तौर पर एग्स के यॉक में। अंडे की जो जर्दी होती है उसको कभी भी ज़ाया मत कीजिएगा, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसमें विटामिन डी भी पाया जाता है। और मीट में खुसूसी तौर पर लिवर में जो है वो विटामिन डी पाया जाता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट विटामिन डी। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।